सौ बात की एक बात यह कि बांग्लादेश में फिर से आग लग गई है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और पूरा देश उबाल पर है। और यह मामला सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद हटना पड़ा था। वो भारत आ गई थी और यहां उन्होंने शरण ली हुई है। इसके बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और अब चुनाव होने वाले हैं फरवरी में। लेकिन एक युवा नेता थे शरीफ उस्मान हादी, वो जुलाई क्रांति के हीरो माने जाते थे और खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ढाका में रिक्शे पर जा रहे थे, तभी मास्क पहने गुंडों ने उन्हें गोली मार दी। सिर में उनके गोली लगी, उनको सिंगापुर ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और ये सुनते ही पूरा बांग्लादेश भड़क उठा। लोग गुस्से में आग लगा रहे हैं, इमारतें जला रहे हैं, अखबारों के दफ्तर जला दिए हैं। सबसे खतरनाक बात यह कि बिना किसी आधार के इस भड़के हुए माहौल में भारत विरोधी ताकतें दोष भारत को दे रही हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। वहां कट्टरपंथी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के भारत से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्से की आग थी, इस्लामी ताकतें उस आग को भारत के खिलाफ करने में लगी हुई हैं। भारत सरकार सतर्क है और इस वक्त लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि छात्र नेता और शेख हसीना के विरोधी शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा। हिंसा की आग वहां के कई शहरों में भड़क गई। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की और उसकी वजह से ढाका के हालात बेकाबू हो गए। द डेली स्टार अखबार और प्रथम आलो के ऑफिस में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर वहां आग लगा दी गई। इसकी वजह से दोनों अखबारों के ऑफिस जलकर राख हो गए। इससे पहले ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बवाल करते नजर आए। उसी दौरान लोगों की भीड़ ने द डेली स्टार अखबार के ऑफिस पर हमला कर दिया। দ্য ডেইলি স্টার অফিসের গেট ভাঙছে বিক্ষুব্ধ জনতা। দর্শক সরাসরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। अखबार के ऑफिस के मेन गेट को लोगों ने चंद मिनटों के अंदर तोड़ दिया और उसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। अखबार के ऑफिस का मेन गेट टूटने के बाद बवाल कर रहे लोगों का हुजूम अंदर दाखिल हो गया। और फिर द डेली स्टार के ऑफिस में घुसने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां तांडव मचा दिया। लोगों की भीड़ ने ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। ऑफिस की सीढ़ियों पर रखे गमलों को उठा उठाकर अंदर फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में लोहे के पाइप और डंडे लेकर वहां पहुंच गए। इसके बाद उन लोगों ने अखबार के ऑफिस में मौजूद हर एक चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी काफी देर तक अखबार के ऑफिस पर अपना गुस्सा निकालते रहे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद गुस्साए लोग इमारत की अलग अलग मंजिलों पर पहुंच गए और वहां एक बार फिर तोड़फोड़ मचा दी। कोई डंडे से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने में जुट गया तो कोई शीशे चकनाचूर करता नजर आया। कुछ लोग ऊपर से सामान को नीचे फेंकने में जुट गए। उसी दौरान एक आदमी ने अखबार की एक कॉपी को फाड़ते हुए वहां नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों के अंदर अखबार का पूरा ऑफिस तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक एक चीज को बर्बाद कर दिया और उस दौरान द डेली स्टार अखबार के ऑफिस के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ हंगामा करती रही। थोड़ी देर में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसके बाद उन लोगों ने वहां आगजनी शुरू कर दी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने के बाद अखबार के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे आग पूरी इमारत में फैल गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में आग लगने की वजह से द डेली स्टार के कई पत्रकार वहां फंस गए थे। हालांकि बाद में उन्हें वहां से निकाल लिया गया था। इस दौरान कुछ लोग अखबार के ऑफिस से सामान लेकर जाते नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए। कुछ लोग तो पुलिस वालों से बहस करने में जुट गए और देखकर ऐसा लगा जैसे प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से ही भिड़ जाएंगे। हालांकि पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे उनकी एक न चली। और पुलिस के लाख रोकने के बाद भी हिंसा पर उतारू लोगों की भीड़ किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुई। द डेली स्टार अखबार की इमारत को तबाह करने के बाद लोगों की भीड़ ने प्रथम आलो अखबार के ऑफिस पर भी धावा बोल दिया। भीड़ में शामिल लोग अखबार के दफ्तर को तोड़ने में जुट गए। एक आदमी भारी भरकम हथौड़े से एक दीवार को तोड़ता नजर आया।
इसी तरह कुछ और लोग भी इमारत की एक एक ईंट उखाड़ने और तोड़ने में जुटे रहे। और कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने प्रथम अलो अखबार के दफ्तर को भी तहस नहस कर दिया। जिस तरह द डेली स्टार अखबार की इमारत में आग लगाई गई थी, उसी तरह प्रथम अलो अखबार के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया और उससे वहां के हालात बिगड़ते चले गए। कुछ प्रदर्शनकारी अखबार के दफ्तर में आग लगाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग वहां तोड़फोड़ करते नजर आए। दोनों अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी लोगों की भीड़ उस्मान हादी के समर्थन में नारे लगाती रही। আমরা সবাই ব্যতীত আজকে ভারতের হাই কমিশনার ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। मतलब उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पूरे ढाका शहर में कोहराम मचा दिया। और तो और हिंसा कर रहे लोगों ने न्यू एज नाम के अखबार के संपादक नूरुल कबीर पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक द डेली स्टार अखबार के ऑफिस पर हुए हमले का पता चलने के बाद वो ऑफिस के अंदर फंसे पत्रकारों की मदद करने गए थे और उसी दौरान अखबार के ऑफिस के गेट के बाहर हिंसा कर रहे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। दावा किया गया उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कुछ लोग वहां जोर जोर से हादी हादी चिल्लाते रहे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने न्यू एज अखबार के संपादक नूरुल कबीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। जानकारी के मुताबिक नूरुल कबीर ने द डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर हमला कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की थी और उसी वजह से अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे कट्टरपंथियों की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी, जिसमें वो घायल हो गए। नूरुल कबीर को द डेली स्टार के ऑफिस में करीब 30 पत्रकारों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। अखबार का पूरा दफ्तर आग की लपटों में घिरा था और बाहर उपद्रवी तांडव कर रहे थे। इसी वजह से नूरुल कबीर उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे थे और तभी उन पर हमला हो गया। हालांकि किसी तरह पुलिस ने उन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा की लपटें ढाका के बाद चटगांव भी पहुंच गईं। वहां प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद के घर को आग के हवाले कर दिया। मतलब शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गम, गुस्से और आक्रोश की आग ने मानो पूरा बांग्लादेश जल उठा। छात्र नेता हादी की मौत ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया और उनके समर्थक बेकाबू होकर वहां की सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हुई। उस्मान हादी के समर्थकों, छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढाका के अंदर और बाहर कई जगहों पर बवाल किया। ढाका में मौजूद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के घर में तोड़फोड़ की गई, उसे आग लगा दी गई। इसके अलावा राजशाही में मौजूद अवामी लीग के ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अवामी लीग के ऑफिस पर सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ ने एक साथ धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने वहां आग लगा दी और आगजनी के बाद वहां पर नारेबाजी भी की। उग्र भीड़ इतने गुस्से में दिखी कि हालात संभालने के लिए ढाका समेत आसपास के शहरों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद मानो पूरे बांग्लादेश में उनके समर्थकों के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उस्मान हादी के संगठन इनकलाब मंच ने दावा किया कि उनके नेता को एक बड़ी साजिश के तहत मारा गया। हादी के समर्थक छात्रों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कुछ दूर पैदल मार्च निकाला और फिर अलग अलग गाड़ियों पर सवार हो गए। उनके समर्थकों ने दावा किया कि काफी वक्त से शरीफ उस्मान हादी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। शरीफ उस्मान हादी ने अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था और वो चुनाव की तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में उन पर हमला हो गया था। वक्त दोपहर के करीब 2:30 का था। उस्मान हादी एक मस्जिद से निकलकर ई रिक्शा पर बैठकर कहीं जाते दिखाई दिए थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पीछे से उनके ई रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर जाकर रुक गई। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बेहद नजदीक से हादी पर गोली चला दी थी। बाइक पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए थे। घायल हालत में छात्र नेता हादी को ढाका के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 15 दिसंबर को उस्मान हादी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। वहां करीब 3 दिन तक एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन 18 दिसंबर की देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उस्मान हादी के सिर में लगी थी। इस वजह से ज्यादा खून बह जाने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। हादी की मौत के बाद
पूरा बांग्लादेश मानो जल उठा। उस्मान हादी बांग्लादेश का वो चेहरा थे जिन्होंने पिछले साल अवामी लीग की शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। हादी उन छात्र नेताओं में शामिल थे जिनके नेतृत्व में छात्रों ने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया था। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा था। मतलब शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। पुलिस ने उनकी हत्या में शामिल हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी कर दी गईं और दोनों संदिग्धों के बारे में सूचना देने वालों को करीब 37 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हादी की हत्या को वहां होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की साजिश बताया, लेकिन उस्मान हादी के समर्थकों ने भी उनकी हत्या को चुनाव से जोड़कर कई गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि हादी ने फरवरी में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार भी शुरू कर चुके थे। हालांकि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने इंकलाब मंच नाम से छात्रों का कट्टरपंथी संगठन खड़ा किया था और अपने इसी कट्टरपंथी संगठन के जरिए उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को न सिर्फ कमजोर किया बल्कि उखाड़ फेंका था। छात्र आंदोलन में अहम भूमिका होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया था और बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के संगठन इंकलाब मंच को रैडिकल ग्रुप यानी कट्टरपंथी समूह माना था। मोहम्मद यूनुस सरकार ने इंकलाब मंच पर बैन की कार्रवाई एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत की थी। सरकार ने तर्क दिया था कि इंकलाब मंच बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि उस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपनी करीबी कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से बैन हटा लिया और जानबूझकर इंकलाब मंच पर बैन लगा दी। और इसका मतलब यह कि शरीफ उस्मान हादी का कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के निशाने पर था। हालांकि उस्मान हादी की भारत विरोधी बातें बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के एजेंडे से मेल खाती थी, क्योंकि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार उस्मान हादी ने अपनी जुबान से भारत के खिलाफ जहर उगला था। उस्मान हादी ने बांग्लादेश में खुद को भारत के कट्टर आलोचक के तौर पर पेश किया। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के दौरान भी हादी ने भारत विरोधी कैंपेन चलाया था और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले भाषण दिए थे। इसी महीने हादी ने सोशल मीडिया पर एक मैप भी जारी किया था। उसमें ग्रेटर बांग्लादेश का जिक्र किया गया था। उस मैप में भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। इस नक्शे में म्यांमार का भी कुछ हिस्सा बांग्लादेश में दिखाया गया था। इस नक्शे में हादी ने भारत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान में भी दिखाया था। इधर दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश में हुए बवाल के बीच दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उच्चायोग परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए। आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई और आने जाने वालों की जांच शुरू कर दी गई। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिकी नागरिकों को प्रदर्शनों और भीड़भाड़ से दूर रहने की चेतावनी दी गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों की तरफ से पूर्वोत्तर भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश से माफी की मांग की। उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच कई जगहों पर हिंदू समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया गया। इसकी सबसे खौफनाक तस्वीर राजधानी ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मेमनसिंह इलाके से सामने आई और वहां भड़की हिंसा ने ऐसा रूप ले लिया जिसे देखकर बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की रूह कांप गई। वहां भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरह जल नहीं गया। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तब भी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद भी जब उपद्रवियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उनके शव को पेड़ से लटकाकर उसे आग के हवाले कर दिया। यह हत्या ऐसे वक्त में की गई जब पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। शेख हसीना के विरोधी और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई इलाकों में एक बार फिर हिंदू समुदाय के लोग निशाने पर आ गए और बांग्लादेश के मेमनसिंह में जिस हिंदू युवक की हत्या की गई उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना ने उस इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग खौफ से भर गए।
और हत्या की खबर मिलते ही इलाके में रहने वाले कई हिंदू परिवार दीपू चंद्र दास के घर पहुंच गए। लोगों ने उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया। जानकारी के मुताबिक हिंसा में शामिल भीड़ ने जिस युवक की हत्या की वो कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो जब फैक्ट्री से अपने घर लौट रहे थे तभी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से ही मेमन सिंह के उस इलाके में भयंकर तनाव का माहौल बन गया। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा की आग बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव तक भी फैल गई। वहां भी हिंदू विरोधी प्रदर्शन शुरू होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसा लगने लगा और सीधा भारतीय सहायक उच्चायोग के दफ्तर के सामने पहुंच गए। वहां जाते ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में जुटे लोगों ने उच्चायोग के दफ्तर के गेट पर पत्थरों की बारिश कर दी। उनके हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उस वक्त बांग्लादेश की पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस वाले दफ्तर के नजदीक चुपचाप खड़े रहे। इस दौरान उन लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। काफी देर तक वहां इसी तरह बवाल होता रहा और ऐसा लगने लगा कि वो लोग भारतीय सहायक उच्चायोग के दफ्तर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनते देख बांग्लादेश की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और वहां इकट्ठा हुए उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले दागे। इसकी वजह से वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। इसके साथ ही पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये को देखते हुए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस बीच हालात बिगड़ते देख चटगांव में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर बांग्लादेश की सेना को तैनात कर दिया गया। वहां की सेना की कई गाड़ियां दफ्तर के आसपास खड़ी नजर आईं और इस सब के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। उन्होंने शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा को तुरंत खत्म करने की भी गुजारिश की और साथ ही बांग्लादेश के लोगों को यह भरोसा भी दिया कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या करने वालों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने तब तक लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। जो संयम बजाय रखुन, आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहिनी और संश्लिष्ट संस्थाগুলোকে पेशादारित्वेर संगे। मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान हादी को शहीद बताया और उनकी याद में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि इस दौरान बांग्लादेश के सभी सरकारी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे और दूसरी तरफ बांग्लादेश में उपद्रवियों ने अवामी लीग के नेताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई पूर्व मंत्रियों के घरों पर हमले की खबरें आईं और तो और सैकड़ों लोगों की भीड़ बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पर पहुंच गई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन बनाकर जंग लड़ी थी। इसके बाद भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश बनाया गया था, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए प्रदर्शनकारी उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए और जहां न सिर्फ उनके पैतृक घर पर बुलडोजर चलाया गया बल्कि वहां आग तक लगा दी गई। और ढाका के धनमंडी इलाके का यह वही घर है जहां 2024 में भी प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह से उपद्रव किया था। और अब एक बार फिर प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा निकालने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पहुंच गए। वहां पहुंचे लोग हथौड़े हाथों में लेकर पहुंचे और घर की दीवारों पर हथौड़े चलाते हुए अपना गुस्सा निकालते रहे। कुछ लोगों ने घर के एक हिस्से में आग लगा दी। भीड़ ने उस खंडर जैसे मकान को मलबे में तब्दील करने पर भीड़ तुली दिखी। शेख मुजीब के उस घर में 2024 के आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर भी तोड़फोड़ हुई थी। तभी से वो घर एक वीरान इमारत जैसा है। घर की बची हुई दीवारों और ईंटों तक को शेख मुजीब की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे बांग्लादेश से मिटाने के लिए आंदोलनकारी ढाका के इस इलाके में पहुंच गए। इसके अलावा बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी के घर पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उन्होंने मोहिबुल चौधरी के घर पर आग लगा दी। मोहिबुल चौधरी के घर की सुरक्षा के लिए वहां पुलिस की तैनाती पहले से थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोक नहीं पाई। पूर्व मंत्री के घर के गलियारे से आग की लपटें उठती दिखाई दी। मोहिबुल चौधरी ने यूनुस सरकार पर जानबूझकर साजिश के तहत दंगे भड़काने का आरोप लगाया। The Yunus regime wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country.
अवामी लीग का आरोप है कि जानबूझकर यूनुस सरकार दंगे भड़का रही है। आरोप यह भी लगाया गया कि इस दौरान सेना और पुलिस को कोई कार्रवाई न करने को भी कहा गया। यानी उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश उबल पड़ा। कई शहरों में दंगे भड़क गए, आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके लिए वहां अवामी लीग के नेताओं को जिम्मेदार बताया जाने लगा। जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही कानून व्यवस्था के हालात बेकाबू होते रहे हैं। 15 महीनों में वहां 4800 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की 1700 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। अपहरण, चोरी और लूट की घटनाएं भी पिछले सालों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई हैं। लेकिन आरोपों के मुताबिक अपराधों पर लगाम कसने में यूनुस सरकार पूरी तरह नाकाम रही। यानी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या वहां खराब कानून व्यवस्था का पहला उदाहरण नहीं था, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश का सियासी पारा चढ़ गया और वहां 2024 जैसी हिंसा भड़क उठी। 2024 में भी वहां अवामी लीग के खिलाफ भड़का छात्र आंदोलन हिंसक हो गया था और उस वक्त की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, बल्कि अपनी जान बचाकर देश भी छोड़ना पड़ा था। उस वक्त भी वहां के कट्टरपंथी संगठनों के लोगों ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान पर अपना गुस्सा निकाला था। शेख मुजीब की मूर्ति तोड़े जाने की तस्वीरें भी सामने आई थी। माना जा रहा है कि शेख मुजीब पर गुस्सा निकालने वाले बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी संगठन हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं और हमेशा से ही भारत विरोधी रहे हैं। यानी ये वो कट्टरपंथी संगठन माने जाते हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में तनाव के हालात बनाने में लगे हैं। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को बनाने में भारत की फौज की बड़ी भूमिका रही। भारत की फौज ने ही पाकिस्तान को युद्ध में हराकर बांग्लादेश का गठन करवाया था। 1971 से ही भारत और बांग्लादेश अच्छे पड़ोसी भी रहे हैं। लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन शुरू हो गए थे। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जुबैदा नसरीन ने भी दावा किया कि भारत विरोध का सीधा कनेक्शन ही 1971 से है। It was the India who just got involved in the liberation war, who supported Bangladesh to get separated from Pakistan, from their viewpoints. Therefore, it is their best time to raise the voice against India, and it is deeply rooted in liberation war politics. यानी बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों को भी बांग्लादेश के इन हालात के पीछे पाकिस्तान का खेल दिखाई देने लगा।